हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 29 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप सभी जैसा कि जानते ही हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज रन हो रही है जहां पर मंडे वेंसडे फ्राइडे को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट देखते हैं रिगार्डिंग जनरल स्टडीज पेपर 1 के, ताकि प्रीलिम्स में हम अच्छा स्कोर कर पाएं इस पेपर के अंदर। उसी तरह से ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को हम सी सेट के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। कल यहाँ पर हमने एक वीडियो डिस्कस किया रिगार्डिंग सीक्वेंस, और यहाँ पर भी फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम मंडे को डिस्कस कर चुके हैं प्रेम्बल के बारे में। आज भी यहाँ पर वीडियो आएगा, डेफिनेटली कोशिश कर रहा हूँ इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो मेक श्योर आप इस सीरीज को भी फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है ना, हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हो आज के इंडियन एक्सप्रेस को एंड द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूज़ है, उनको डेफिनेटली आज के सेक्शन में हम कवर करेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं एंड कल का जो होमवर्क था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग पेरिस क्लब। अब इसको समझना जरूरी है क्योंकि थोड़ा ना करंट अफेयर्स में पिछले कुछ टाइम के अंदर रहा है। तो यहाँ पर ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो ज्यादातर कंट्री है ना पेरिस क्लब के अंदर, वो वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। पर सर ये करती क्या है? देखो, ये दरअसल में क्या करती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी श्रीलंका का केस था। श्रीलंका के अंदर आप जानते हो वहां पे क्राइसिस आया एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइसिस क्यों आया? क्योंकि श्रीलंका ने ना डेट ले रखा था, काफी ज्यादा लोन ले रखा था। तो यहाँ पर जो पेरिस क्लब है ना, वो ऐसी कंट्रीज जो डेट के अंदर हैं, जो काफी यहाँ पे सिचुएशन खराब है, यहाँ पर जो पेमेंट वापस करने के अंदर डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं, वहां पर उनका कैसे एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आया जा पाए, ठीक है ना, ताकि इसके लिए काम किया जा पाए। तो यही यहाँ पे काम है, ठीक है ना। कहने का मीनिंग क्या, कुछ कंट्रीज जो मान लो डेट की वजह से अपनी दिक्कतें फेस कर रही हैं, वहां पर किस तरह के सोल्यूशंस यहाँ पे लेके आए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, मोस्टली वो वेस्टर्न क्रेडिटर कंपनीज भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया डेटर, ठीक है। और यहाँ पे वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। दरअसल में इसका नाम पेरिस क्लब क्यों है? क्योंकि 1956 में ना एक मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर। वहां पर अर्जेंटीना जो था उसने अग्री किया था कि अपने जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको मिलने के लिए। तो वहां से इसका नाम पड़ गया क्या? पेरिस क्लब। अभी न्यूज में क्यों था? जैसा मैंने आपको बताया, श्रीलंका की वजह से। अब जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए हो गया इसका मेंबर, यूके हो गया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ठीक है ना। इवन ध्यान देना, रशिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। साथ में आपके फ्रांस, जर्मनी, इस तरह की जो कंट्रीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी हमें कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। ध्यान क्या देना है कि भैया इंडिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान हो गया, ये तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे। एक्चुअल में मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो 22 कंट्रीज है टोटल, तो 22 की 22 कंट्रीज तो आप याद नहीं कर पाओगे। और एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ना कि इंडिया स्पेसिफिक है तो नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, पर एलिमिनेशन के थ्रू आप आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे अगर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इस तरह की कंट्रीज को आपने एलिमिनेट कर दिया। तो जो 22 कंट्रीज है ना, ये दरअसल में जो ओईसीडी है, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसकी सभी मेंबर्स भी हैं ये। और आप जानते हो ये कौन सी कंट्रीज होती हैं? जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छा होता है, जो ओवरऑल काफी अच्छी इनकम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए पेरिस क्लब के रिगार्डिंग। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क है? कल के लिए एक वर्ड है फ्रेंड शोरिंग। काफी न्यूज में रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर। कई बार यूपीएससी ना इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेती है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे लास्ट ईयर ना आई थिंक ग्रीन वॉशिंग करके पूछ लिया था कि ग्रीन वॉशिंग न्यूज में रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सिमिलरली फ्रेंड शोरिंग भी एक ऐसा वर्ड है जो पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया गया था रिसेंट टाइम्स के अंदर, ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपका क्या होमवर्क है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना कि खारीफ क्रॉप्स कौन सी है इनमें से, ठीक है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए हैं, खारीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप के बारे में। तो इनके रिगार्डिंग कल हम डिस्कशन कर लेंगे, पर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताओगे। आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है बंजारा कम्युनिटी के रिगार्डिंग। देखो, अभी बंजारा कम्युनिटी ना थोड़ा न्यूज में है, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल में हुआ क्या है ना, जो कर्नाटका की सरकार है, वहां की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है, जो शेड्यूल कास्ट है ना, उसके अंदर इंटरनल रिजर्वेशन लेकर आए हैं। सर कहने का मीनिंग क्या? देखो, आप जानते हो कि शेड्यूल कास्ट के लिए ना रिजर्वेशन दी जाती है, बिल्कुल सर। कितनी दी जा रही है? 17%, ठीक है। अब 17% में भी तो शेड्यूल कास्ट में भी तो अंदर बहुत सारी कास्ट है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना, इन्होंने ये 17% की भी फर्दर डिवीजन कर दी है कि अच्छा, ये वाली इतनी कास्ट को इस 17% में से इतना परसेंट, ये वाली इतनी 20 कास्ट को इसमें से इतना परसेंट, इस तरह से डिवीजन कर दी है। और ऐसे डिवीजन करके पता क्या हुआ, ये 17% में से
जो सिर्फ 4.5% है, वो बंजारा कम्युनिटी हो गया, भोवी कम्युनिटी हो गया, इस तरह की कम्युनिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ 4.5% आया। अब इनको तो लगा यार हमारे लिए तो नुकसान हो गया, पहले हमारे पास एक्सेस था 17% का, ऑब्वियसली और भी बहुत सारी कास्ट थी, पर इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि अब इंटरनल डिवीजन होगी ना, तो सिर्फ इनके हिस्से में बहुत ही कम परसेंटेज आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कम्युनिटी थी बंजारा कम्युनिटीज और साथ में इनके कुछ और कम्युनिटीज भी, वो नाखुश हो गई हैं कि हमें तो कुछ रिजर्वेशन हमारे लिए घटा दी गई, ऐसा इनको लग रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि जो बंजारा कम्युनिटी हो गया, भौवी कम्युनिटी हो गया, इन्होंने एजिटेट किया अगेंस्ट जो वहां के लीडर हैं बीएस येदुरप्पा जी, उनके अगेंस्ट यहाँ पे एजिटेशन किया शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये थी न्यूज। अब जरा बंजारा कम्युनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बंजारा कम्युनिटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लामड़ी हो गया, गौर राजपूत हो गया, लबाना हो गया, बंजारी हो गया, पिंडारी हो गया, बांग्ला हो गया, बंजारी हो गया, सारी नामों से इनको जाना जाता है। ये हिस्टोरिकल ना ट्रेडर्स हैं, ठीक है, बहुत ध्यान में रखना है। एक्चुअली में क्या है ना, बंजारा हम जो वर्ड यूज करते हैं ना कहीं उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो काफी ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, ठीक है। आपने जैसे जिप्सी सुना होगा ना, जिप्सीज, तो दरअसल में जिप्सीज भी वही होते हैं जो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह में नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हम बात करें बंजारा कम्युनिटी की, तो ट्रेडर्स होते हैं जिनके ओरिजिन हमें देखने मिलते हैं मेवाड़ रीजन के अंदर, जो अभी करंटली राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। ये अपने आप को क्लेम करते हैं अग्निवंशी राजपूत का क्लैन, ठीक है। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, इनको कई बार जिप्सीज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग स्टेट्स में स्प्रेड आउट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में तो डेफिनेटली हैं, और कर्नाटका में तो आप देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन है। पर इसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यहाँ सभी जगह आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, जैसे अभी मैंने कर्नाटका की बात करी थी ना, तो कर्नाटका में शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं। उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में इनकी अलग अलग जगह पे लिस्टेड है, जैसे किसी जगह ये शेड्यूल ट्राइब है, किसी जगह ये ओबीसी कैटेगरी में आ जाती हैं, विमुक्त जाति हो गया जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो वहां पर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि सभी कास्ट मतलब उसमें आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड अदर डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर भी ये आ जाते हैं। इनकी लैंग्वेज गौर बोली या गौर माती बोली होती है, ठीक है, या फिर आप इसको ब्रिंजारी भी बोल सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इनके जो डिटीज होते हैं वहां पर बालाजी हो गया, गॉडेस भवानी हो गया, रेणुका माता हो गया, जगदम्बा देवी और हनुमान जी को ये पूजते हैं, ठीक है। सेवालाल और सेब भाव इनके इंपॉर्टेंट सेंट हैं, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब देखो आप सभी ने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब बच्चों को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको नई टेक्स्ट बुक मिलेंगी एनसीईआरटी की तरफ से आफ्टर गैप ऑफ नियरली 20 ईयर्स। तो डेफिनेटली ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो सभी जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके जो बुक्स होंगी, ठीक है ना, तो अपडेटेड बुक्स आएंगी 2024-25 से हमें देखने को मिलेगा, और ऐसा 20 साल बाद नियरली हो रहा है, लगभग दो डेकेड्स के बाद। अब आप जानते हो जो एनईपी थी, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर लो 2020 की, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये चीज देखने को मिली है, ठीक है। हमने 2022 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आया, तो उसमें भी ये बात करी गई थी, ठीक है। तो अभी जो बात हो रही है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है अभी प्री स्कूल से क्लास 2 के लिए रिलीज कर दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या, जो बच्चे 3 साल से लेकर 8 साल के होंगे ना, उनके लिए प्री स्कूल और क्लास 2 के बीच में, उनके लिए करंटली फ्रेमवर्क रिलीज कर दिया गया है, बाकियों के लिए आने वाले टाइम के अंदर कर दिया जाएगा। तो जो नई एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, वो 22 लैंग्वेज में डेवलप करी गई हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, जैसा एनईपी में भी बात करी गई थी। अब इससे क्या होगा, इससे ना जो नया हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, वहां पर ना हम सोच रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेकर आने की, ठीक है ना। बहुत हो गया प्रैक्टिकल थियोरेटिकल स्टडीज, अब हम मूव कर रहे हैं प्रैक्टिकल, बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें सिखाना, उनको एक तरह के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लेके आना कि आप कैसे सोचते हो, वो सोचने की क्षमता को बढ़ाना। ऐसा नहीं कि रटना है, ठीक है ना, जो हमें कई बार ना आप लोगों ने भी नोटिस किया हुआ, स्कूलों में अक्सर रटवा दिया जाता है चीजों को। तो यहाँ पर हमारा फोकस है कि नहीं, रटवाना नहीं है, हमने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेके आनी है। और यहीं पर ना जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसने अपनी गाइडलाइंस के अंदर ना पंच आदि वे की बात करी है। सर पंच आदि का मीनिंग क्या होता है, पंच मतलब 5, ठीक है ना। तो एक 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस है। सर ये क्या है 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस, देखो यहां पर आप नोटिस करो वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल यहां बात करिए आदिति की, आदिति मतलब किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन। उसी तरह से बोध, बोध मतलब किसी की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अभ्यास, अभ्यास तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना, जैसे प्रैक्टिस, ये अभ्यास करना, तो हिंदी का ही वर्ड है, प्रैक्टिस हो गया। ये सारे एक्चुअली वर्ड्स का इंग्लिश में मीनिंग होता है। जैसे प्रयोग, प्रयोग आप जानते हो किसी चीज को अप्लाई करना। उसी तरह से प्रसार, आप अपनी नॉलेज का प्रसार करते हो, उसको एक्सपैंड करते हो। तो ये पंच आदि कंप्राइज के अंदर, आप पंच आदि के अंदर आपको ये 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस हमें देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स का एक अच्छा रोल रहे, बच्चों को मदर टंग के अंदर सिखाया जाए, ठीक है। एनईपी के अंदर ये बात
अलग से करी गई थी कि 5th क्लास तक तो आपको उनको मदर टंग के अंदर करना ही करना है, और कोशिश करो कि अगर 8th तक की भी हो पाए, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम उनके कल्चर के रिगार्डिंग उनको सिखाना, उनको प्रॉपर स्किल्स देना, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, ये सारी चीजें इसमें अंदर देखी गई हैं। इसका ऑब्जेक्टिव आप सभी जान चुके हो, ठीक है ना। एक तरह से हम यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं कि जो गुलामी के एक तरह से संकेत है ना, उनको एक तरह से हम हटाएं, ठीक है। अपने आइडियाज हो गया, आपकी एजुकेशन प्रैक्टिस हो गया, उसके अंदर एक तरह का बदलाव लेकर आए, जैसा कि एनईपी 2020 में इमेजिन भी किया गया था। साथ में ही ना यहां पर बात करी गई है पंचकोश कॉन्सेप्ट की। सर ये पंचकोश कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहां पर आप नोटिस करोगे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 5 पार्ट्स हैं। पहला हो गया शारीरिक विकास। शारीरिक का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, शरीर का। प्राणिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी। उसी तरह से मानसिक आप जानते हो, मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। उसी तरह से बात होगी आपकी बौद्धिक विकास, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, एंड चिकित्सिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो काफी होलिस्टिकली अभी हमने देखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप सभी अरावलीज के बारे में हमने पढ़ रखा है बार बार, थोड़ा सा मैं आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा। तो अभी ये जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ना, हमारे MOEF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या हो सकता है खुद बताओ। आप जानते हो जैसे हमारी अरावलीज हैं वो आप जानते हो कि यहाँ से दिल्ली हो गया, ठीक है ना, आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा, राजस्थान हो गया, और कहीं ना कहीं आपका जो गुजरात हो गया, यहाँ पर से मूव करती हुई देखने को मिलती हैं। और इसके इस साइड आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको थार डेजर्ट भी देखने को मिल जाएगा राजस्थान वाली साइड में, बिल्कुल। अब हो क्या रहा है ना कि एक्चुअल में यहां पर हम चाहते हैं कि ग्रीनरी बनी रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो थार डेजर्ट है या फिर जो डेजर्टिफिकेशन है उसका एक्सपेंशन होता रहे, सॉइल इरोजन होते रहे, एक तरह के जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं वो ना हो, ठीक है। तो इससे टैकल करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव रन किया है, दैट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ग्रीन कवर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यही यहाँ पर फोकस है। यहाँ पर ये स्टेट्स को कवर कर रहा है, मैंने आपको बताया हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को यहाँ पे ये कवर कर रहा है। साथ में ही ग्रीन कॉरिडोर्स को क्रिएट किया जा रहा है, लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। अगर आपको ग्रीन कवर इंक्रीज करना है कैसे करोगे, प्लांटेशन करके ना, जो वाटर रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करोगे। डिजर्टिफिकेशन की मैंने आपको बात बताई ना कि डिजर्टिफिकेशन को हमने रोकना है, तो उसी तरह से रोकेगा, बिल्कुल। साथ में जो ट्रीज है ना वो नेटिव स्पीशीज की बात करी गई है कि जो वहां पे लोकली होंगे उन स्पीशीज को हम वहां पे उगाएंगे, राइट। और साथ में जो वाटर बॉडीज है, आपके पॉन्ड्स, आपके लेक्स, आपकी स्ट्रीम्स, इन सभी को कहीं ना कहीं रिजुविनेट किया जाएगा, ताकि इंश्योर क्या किया जा पाए कि उसकी इकोलॉजिकल हेल्थ अरावलीज की बनी रहे। थार डेजर्ट का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है, वो ना हो, ठीक है, इस तरफ एक्सपेंड ना करे, ये फोकस हो गया। साथ में ही क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की बात है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, नेटिव प्लांट्स को करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। लोकल लोगों को अगर कहीं ना कहीं हम वृक्ष रोपण के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, अफोरेस्टेशन हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तो वहां के ऊपर उनकी इनकम भी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी। तो डेफिनेटली सभी स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पे सबकी इन्वॉल्वमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आएगा, अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो भी होंगे, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर हो गया, लोकल कम्युनिटीज हो गया। तो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते थे सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। और जरूरत क्या है इसके लिए, ताकि प्रॉपरली रन कर पाए, इसके लिए प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स, पॉलिसीज आपस में कोऑर्डिनेट करें। ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग पॉलिसी लेके चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग पॉलिसी हो गया। लोगों के अंदर अवेयरनेस, एक तरह का जन आंदोलन बनाने की बात यहाँ पे करी गई है। इसके साथ में ही ना आप जानते हो जैसे 1992 के अंदर हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो अर्थ समिट हुआ था, UNCCD आप जानते हो, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है, अभी थार डेजर्ट की हम बात कर रहे थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज। तो सभी के यहाँ पे कमिटमेंट्स में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है एज अ ग्लोबल लीडर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और ग्रीन डेवलपमेंट के अंदर, इसकी इंडिया की इमेज भी डेफिनेटली इंप्रूव हो पाएगी। थोड़ा सा अरावली को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं, हमें स्टार्टिंग नियरली दिल्ली के आसपास देखने को मिलती है, अकॉर्डिंगली हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ये चीज देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, ये दुनिया की जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, ठीक है। कोई आपको बोल देगा ना यंग फोल्ड माउंटेन्स है, तो आपने बोला नहीं, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। साथ में ही यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गुरु शिखर, जो लोकेटेड है माउंट आबू में, ठीक है, गुरु शिखर इन माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक। यहाँ पर जो अरावली हिल्स है वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स है, दैट इज बानस,
साहिबी और लूनी रिवर। ठीक है, तीनों रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रन ऑफ कच्छ के फ्लो करती हैं। तो ये हो गया अरावली के बारे में, काफी डिटेल हमने इसमें समझ ली। अगला हमारा टॉपिक है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एनआरसीपी। अब रेबीज को देखो हिंदी में भी रेबीज ही बोलते हैं, मैंने चेक किया था। ठीक है, तो जो हिंदी के माध्यम के स्टूडेंट्स हैं वो समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना लॉन्च किया है एनआरसीपी ताकि हम प्रिवेंट कर पाए और कंट्रोल कर पाए रेबीज को। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो एनसीडीसी है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं। क्या स्ट्रेटेजीज हैं कि पहली बात तो रेबीज की जो वैक्सीन है वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड करी जाए। तो पहली बात समझ लो कि रेबीज की वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा मत समझना कि रेबीज की वैक्सीन नहीं है, नहीं, वैक्सीन इसके लिए है। साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन मतलब क्या होता है, एक तरह की जो एंटीबॉडीज होती हैं, आप सुनते हो ना एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडीज जो आपके इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है आपका इम्यून सिस्टम, उसको एक तरह से मतलब जर्म्स के साथ फाइट करने के लिए, वायरस या बैक्टीरिया के फाइट करने के लिए यूज होती है ना एंटीबॉडीज। तो वही यहाँ पे रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, उसी की यहाँ पे बात करी गई है। साथ में और क्या होगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत, कैसे हम ट्रेनिंग दे प्रॉपर, ठीक है ना, एनिमल बाइट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करें कि रेबीज से कैसे बचें। ठीक है, चेक करते रहें कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनिमल किसी या डॉग हो गया या कोई कैट हो गया, कोई मंकी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की डेथ हो रही है, तो उसकी सर्वेलेंस करता रहना जरूरी है। ऐसा हमारा फोकस है एनआरसीपी यानी कि नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत। थोड़ा रेबीज के बारे में अगर हम समझ लेते हैं, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन के थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जूनोटिक, जूनोटिक तो आप समझ गए हो कि वो चीज जो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर आ सकती हो उसको जूनोटिक बोलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपके डॉग्स हो गया, आपके कैट हो गया, मंकी, इनके काटने से बेसिकली जो इनका सलाइवा होता है उसके थ्रू यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर फैल जाती है। और ये एक वायरल डिजीज है क्योंकि यहाँ पर एक कॉज किसके द्वारा होती है, आरएनए वायरस के द्वारा, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के द्वारा ये कॉज करी जाती है। और इससे जो आपका सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो इससे इन्फेक्ट हो जाता है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो तो होता क्या है, जैसे मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन के साथ लिंक्ड है ना, तो ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट आता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंसेफ्लोमाइलिटिस। ठीक है ना, साथ में इसके कुछ सिम्टम्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फीवर हो गया, हेडेक हो गया, नौशिया हो गया, वॉमिटिंग, एंग्जाइटी होना, ये सारे इसके डेफिनेटली हमें यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पहली रेबीज वैक्सीन थी वो किसके द्वारा क्रिएट करी गई थी, बाय लुईस पास्चर। तो डेफिनेटली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंडिया के केस में ना काफी रेबीज के केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर दुनिया में जितनी डेथ्स होती है ना, उनमें से टोटल 36% डेथ तो इंडिया में ही होती है। और किस वजह से होती है, देखो डॉग्स के लिए मैंने आपको बताया ना, वैसे डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, मंकीज, इस तरह के अलग अलग एनिमल्स हो सकते हैं, पर मेजरली इंडिया में कहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो डॉग से ही आ रहा है। साथ में ही गवर्नमेंट ने एनआरसीपी यानी कि नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स। इसके अंतर्गत क्या है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनकी एक तरह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। इसके साथ ही जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है, ठीक है ना, उसके ऊपर फोकस करना, मतलब बेसिकली जो स्ट्रे डॉग्स है उनके ऊपर ये लगाई जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इसके अलावा एक और भी प्रोग्राम है, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030। तो 2030 का हमारा टारगेट है कि इसको एलिमिनेट करना, तो उसके लिए हमने ये एक्शन प्लान भी डेफिनेटली बनाया हुआ है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डे लाइट सेविंग टाइम। अब एक्चुअल में आप इसको नोटिस करना, समझने की कोशिश करते हैं डे लाइट सेविंग टाइम का मीनिंग क्या होता है। देखो, अब आप नोटिस करते हो कि जैसे समर्स के टाइम पर जो सूरज होता है, ठीक है, जो सन होता है वो जल्दी उग जाता है, ठीक है, और जब विंटर्स होती हैं तब क्या होता है, जो सन होता है वो लेट आता है कि नहीं। पर आपके ऑफिस का टाइम तो मान लो 10 से 5 है, तो वो समर के टाइम पर भी 10 से 5 ही रहता है, विंटर के टाइम भी 10 से 5 ही रहता है। अगर सोचो कि विंटर के टाइम पर शाम को अंधेरा जल्दी हो गया, तो होगा क्या, लोग अंधेरे में काम कर रहे होंगे ना, तो वहां पर इनको लाइट वगैरह लगानी पड़ती है। तो अगर सोचो कि होता क्या, अगर आप जो अपनी क्लॉक है, अगर आपने क्लॉक का टाइम ही बदल दो उस टाइम के ऊपर, मतलब ऑफिस का टाइम आपका 10 से 5 ही है, बस क्लॉक का टाइम आपने बदल दिया, तो उससे क्या होगा, खुद बताओ क्या होगा। उससे आप ये कर पाओगे कि आप दिन के टाइम पर काम करोगे, ठीक है ना, रात के टाइम पर आपको लाइट जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर डे लाइट सेविंग टाइम का मीनिंग दरअसल में यही होता है कि आप क्या करते हो, आप अपने जो क्लॉक होते हैं ना उनको 1 घंटा फॉरवर्ड कर देते हो फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरिंग समर, और वापस उसको ठीक कर देते हो इन द ऑटम। ठीक है, तो समर के टाइम पर आपने उनको 1 घंटा आगे कर दिया, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उसको वापस नॉर्मल कर दिया ऑटम के टाइम पर। यहाँ पर फोकस क्या है कि आप नेचुरल डे लाइट, जो दिन का आपको सूरज की लाइट है ना, कहीं ना कहीं उसका यूज करो। तो अभी क्या हुआ है, लेबनान, इसके यहाँ इस कंट्री के अंदर काफी कंफ्यूजन आ चुकी है। क्यों,
क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो डे लाइट सेविंग टाइम है डीएसटी जो है उसको डिले करेंगे बाय 1 मंथ। तो काफी कंफ्यूजन लोगों के अंदर आ चुकी है। अगर देखो हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, आप जानते हो कि अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो इसको यूज करती हैं, पर ध्यान रखना सारी की सारी कंट्रीज को यूज नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल जो डे लाइट सेविंग टाइम है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल के टाइम पर। क्या होता है इस टाइम पर, कुछ सोचो, ये गर्मियों का टाइम शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं सितंबर नवंबर के टाइम पर गर्मियां खत्म हो गई हैं, अब थोड़ा सर्दियों का टाइम है। तो वहां पर वो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम में शुरू शिफ्ट हो जाते हैं जब सर्दियां आती हैं, और जब गर्मियां आती हैं तब वो क्या करते हैं, वो 1 घंटा फॉरवर्ड कर देते हैं अपने स्टैंडर्ड टाइम से। ठीक है, घड़ियों को सेट कर देते हैं 1 घंटा फॉरवर्ड। तो इस तरह से वर्क करता है। तो सर क्या इंडिया भी ये चीज करता है? द आंसर इज नो। हमने कभी अपनी घड़ी सेट करी है? द आंसर इज नहीं। घड़ी एक बार सेट कर दी तो वही रहती है। क्यों? क्योंकि इंडिया इक्वेटर के पास में ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मतलब गुजरात से होता हुआ मध्य प्रदेश आगे इस तरह से निकल के जाती है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें नहीं देखने को मिलते। बाकी कंट्रीज में जहां पे देखने को मिलते हैं वहां पर वो डेफिनेटली डे लाइट सेविंग टाइम का यूज करते हैं। अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर आप जानते हो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, सितंबर टू नवंबर मंथ। जैसे मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम गर्मियां खत्म हो चुकी हैं, पर सदर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मियां शुरू होने वाली है ना। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है उसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में देखोगे तो जैसे थंडर बे इन ओंटारियो कनाडा, ठीक है, तो इसने सबसे पहले बार इंप्लीमेंट किया था। पर अगर हम कंट्री की बात करें कि नेशनल लेवल पे कौन सी कंट्री थी, तो वो जर्मनी ने इसको स्टार्ट किया था 1916 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 2018 का इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फर्क बिटवीन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैं आपको दोनों समझा देता हूं, क्विकली रिवाइज भी हो जाएंगे। देखो एनजीटी नाम में क्या है, ट्रिब्यूनल। कुछ सोचो ट्रिब्यूनल क्यों बनाई जाती है? आपने पढ़ा है ना, ट्रिब्यूनल पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा कि 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत आए। तो दरअसल में होता क्या है, जो ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं वो केसेस को हैंडल करने के लिए करी जाती हैं, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी केस हो, मान लो कि जुडिशरी के अंदर केस जा रहा है, वो जुडिशरी के अंदर ना जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर टैकल कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मीनिंग क्या होगा, खुद सोचो इसका। इसका मीनिंग ये होगा कि जो भी इन्वायरमेंट रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं उनके केसेस को यहाँ पर हैंडल कर लिया जाए, और जो इनके जो इश्यूज है ना, कहीं ना कहीं उनको स्पीड अप करा जाए। ऐसा ना हो कि कई सालों साल लग जाए, उनको जल्दी से निपटारा किया जाए इन ट्रिब्यूनल के थ्रू। इसी का काम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। दरअसल में हुआ क्या था, हमने एक एक्ट पास किया 2010 में। क्या नाम था उस एक्ट का, एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। उसके अंतर्गत इसको बनाया गया। तो डेफिनेटली जो एनजीटी है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना, एनजीटी एनजीटी का ना जो होता है यहां पर ना, जो जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सॉरी, उसको फॉलो नहीं करता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब ना कि कागजी कार्रवाई में फंस जाएंगे, नहीं। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि उससे वो बाउंड नहीं होता। तो ये तो हमने समझ लिया किसके बारे में, एनजीटी के बारे में। उसी तरह से अगर हम सीपीसीबी के बारे में जानने की कोशिश करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो दरअसल में हुआ क्या था ना, 1974 में हम एक एक्ट लेके आए, उसका नाम क्या था, वाटर एक्ट। उस वाटर एक्ट के थ्रू सीपीसीबी का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, सीपीसीबी क्या है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुई। ठीक है ना। फिर बाद में एक और एक्ट आया, एयर एक्ट। ये कब आया सर, 1981 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ, सीपीसीबी को बहुत सारी पावर्स दे दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने एरिया, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंट एरियाज के अंदर कहीं ना कहीं हमें पोल्यूशन को चेक करना है, उसकी एयर क्वालिटी हो गया, वाटर क्वालिटी हो गया, इसको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लेकर आने हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं, तो डेफिनेटली सीपीसीबी के द्वारा वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं। राइट। अगर इतना समझ आ गया तो एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एनजीटी को एक एक्ट के द्वारा बनाया गया, आंसर इज यस, एनजीटी एक्ट 2010। ये बात बिल्कुल ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीपीसीबी को कह रहा है ये कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया। ये बात सेकंड वाला पार्ट गलत हो गया। सर क्यों गलत हो गया, अभी बताया ना, 1974 में क्या लेके आए थे हम, वाटर एक्ट लेकर आए थे, उससे बनी है, ना कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एनजीटी कह रहा है इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स उसको कम करता है, बिल्कुल। बनाया ही इसीलिए गया ताकि केसेस को हैंडल कर पाए, और जो भी कहीं ना कहीं इश्यूज है या केसेस है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, उसको स्पीड अप किया जा पाए, वो यहाँ पे इसका फंक्शन है। तो पहला पॉइंट यहां तक ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो क्लीनिनेस के लिए प्रमोट करता है, स्ट्रीम्स की, वेल्स की, एंड कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो सर ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
तो भैया हुआ क्या, सेकंड स्टेटमेंट आपका ठीक है, पहला गलत है, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। इस तरह से सॉल्व किया करो, एक एक पार्ट को समझते हुए कहीं ना कहीं आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब आज जो हमने डिस्कशन करी उसके बेसिस पे ये 5 आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इनका कौन सा आंसर ट्रू है, क्या फॉल्स है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने देखा था विद रिगार्ड्स टू खरीफ क्रॉप्स वाला, एक वो करोगे, एंड साथ ही साथ जो फ्रेंड शोरिंग है इसका भी आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूं। पहला था चिनाब रेलवे ब्रिज, क्या ये स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज है जे के अंदर, तो बिल्कुल ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्बल हमें देखने को मिलता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू ट्रू है। मोरे ईल, क्या ये ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कल हमने इसको भी काफी डिटेल में समझा था। मोरे ईल को एक तरह की हमने देखा था, ये फिश है जो स्नेक की तरह दिखती है। तीसरा, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, क्या ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए है, नहीं सर, ये किसके लिए था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखा था ना जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो एक तरह से ये नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, आपके सेटलमेंट का कहाँ पे प्रोसेस है, क्या चीज चल रही है, और रियल टाइम के अंदर आपको अपडेशन यहाँ पे मिल जाएंगे डिजिटल क्लेम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या ये प्लास्टिक्स और उनको बायोडिग्रेडेबल बनाने के साथ लिंक्ड है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। कल हमने 3 स्टेप्स देखे थे ना, कैसे कैसे उनको वैक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था, एक लाइफ साइकिल था उनका, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पांचवा स्टेटमेंट, कंट्री का पहला एथिकल गाइडलाइंस जो फॉर एप्लीकेशन ऑफ एआई, क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है, ये नहीं, ये बात हो जाएगी आपकी फॉल्स। जो आईसीएमआर है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने रिलीज करी है, क्यों रिलीज करी है, कहीं ना कहीं एआई को हम हेल्थ सेक्टर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर गाइडलाइंस है। तो ये हो गया कल के 5 क्वेश्चंस का आंसर। इसी तरह से यहाँ पे इन 5 क्वेश्चंस का आंसर और साथ ही साथ खरीफ क्रॉप और फ्रेंड शोरिंग वाले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है तो आप यहाँ पे इसकी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।